एनके सिंह जी, एक जो नॉर्मल इंसान है, जो सुबह से हम जिनसे बात कर रहे हैं, उसे बजट बहुत समझ में नहीं आता। पहले तो मुझे इसी बात को हैरानी होती है कि इस देश में, मैंने तमाम देश देखता हूँ कि कम से कम जो भाषा बोली जाती है उसमें बात की जाती है। पता नहीं क्यों यहाँ पे सिर्फ अंग्रेजी के अलावा बात नहीं की जाती। जब मोदी जी आए थे तो कहा था आप हिंदी का वर्चस्व करेंगे, तो तब भी अगर वो हिंदी में बोलती तो कुछ शायद कुछ किसी को समझ में आता, लेकिन हिंदी में भी बोले तब भी बजट समझ में नहीं आता। जो आम आदमी है वो ये जानना चाहता है कि क्या मिला, क्या खोया, देश को फायदा हुआ या नुकसान हुआ। उसे इतनी टिपिकल चीजें समझ में नहीं आती। तो क्या लग रहा है एनके सिंह जी, ये बजट क्या आम आदमी को राहत देने वाला है, देश को राहत देने वाला, या फिर वाकई में कुछ गोलमाल है? देखिए, यहाँ के जो देशी लोग हैं इनसे बहुत चिंता नहीं है। ये जो विश्व गुरु बनना है तो अंग्रेजी में ही बनना पड़ेगा, हिंदी से काम नहीं चलेगा। इसलिए मोदी जी प्रेफर करते हैं कि इतना टेक्निकल कर दो ताकि विश्व गुरुवाद अमेरिका को समझ में आए, यहाँ के होरी और झुनिया और पतवारों को समझ में ना आए। तो ये नॉर्मल वो है, अभिजात्य वर्गीय कैरेक्टर है, और मोदी जी का शौक भी है अभिजात्य वर्ग के नजदीक रहने का। ये बजट मैं पिछले 9 बजे से लेके सुबह से अभी तक अच्छा, एनालाइज कर रहा कई हूँ। टीवी चैनल पे देख रहा था, मैं सोचा थके नहीं आज सुबह से, लगातार टीवी चैनल पे मैं आपको देख रहा था। नहीं आओ, अब आपके पास आए हैं तो समझे आधा दिमाग तो उड़ गया है। बहरहाल खैर, अब आपने कहा है तो मैं ही गया हूँ। मैं 3-4 फेजेस इस बजट को पढ़ने के बाद, जब जब हम कोई चीज पढ़ रहे थे तो एक नया वो आता था, कुल मिला के इतना कंफ्यूज कर दिया। अंत में लबोलुआब ये निकला कि इतना अमानवीय बजट, इतना निष्ठुर बजट, इतना हृदयहीन बजट भारत के इतिहास में मुझे करीब 4 दशक हो गए बजट एनालाइज करते हुए, मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा है। एक अजीब चालाकी और मक्कारी भरा जो बजट होता है, जिसको आप कुछ समझ ही नहीं सकते कि इसका कुल मिला के मायने क्या है। उस 1.5 घंटे की स्पीच में क्या थ्रस्ट था, क्या ओरिएंटेशन था, क्या फ्यूचरिस्टिक बजट था, ये बिल्कुल नहीं समझ में आया। आप एक छोटा सा उदाहरण लीजिए जो लेमैन के लिए, जो हमारे व्यूअर्स हैं वो समझ जाएंगे। हम सब जानते हैं कि बेरोजगारी भयंकर है। कल इकोनॉमिक सर्वे ने, क्योंकि पहले हमारे जमाने में जब होता था इकोनॉमिक सर्वे तो आप ताज्जुब करेंगे कि हम लोग उसको साल भर तक रामचरितमानस की तरह उसको रखते थे कि जब भी कभी डाटा देखना हुआ तो देख लिया, एंगल देखना हुआ तो देख लिया। ये पिछले करीब 45 साल का मुझे इतिहास याद है, और मेरे हर साल का इकोनॉमिक सर्वे मेरे पास है। कम से कम 20 स्टोरीज उस इकोनॉमिक सर्वे से निकला करती थी। आज आप ताज्जुब करेंगे कि इस देश में कृषि 62% लोग उसमें इन्वॉल्व हैं और करीब 69% सस्टेनेंस डिराइव करते हैं। और आप ताज्जुब करेंगे कि जो कृषि पे 35-40 पेज होते थे उस बजट में, यह होता था कि कितना पानी ईख गन्ने की फसल में जा रहा है और किस राज्य में कितना पानी जा रहा है, यूरिया से क्या असरात हो रहे हैं, उसके नेगेटिव असरात क्या है, ये होता था। ये बजट 13-14 पेज में निपटा दिया गया है एग्रीकल्चर सेक्टर को। और उसमें जो बहुत ही डीप एनालिसिस में यह होता था कि सरकार की धज्जी उड़ा दी जाती थी। इकोनॉमिक सर्वे वो डॉक्यूमेंट होता था कि क्योंकि वो एक्सपर्ट्स बनाते थे, अब वो बाबू बनाते हैं, जो आईएएस बैठे हैं वो बनाते हैं। नतीजा ये हुआ कि लगता है कि कुत्ता दुम हिला रहा है। ये उस तरह का इकोनॉमिक सर्वे आ गया, जो तारीफ की चीज है उसको दे दिया। मसलन अर्बन उसमें सेक्टर में अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो की प्रॉब्लम कम हुई है, 7.8 रह गया है, ये कह के वो ताली बजा रहे हैं। लेकिन रूरल में कितना बढ़ा है ये नहीं बता रहे। नतीजा क्या हुआ? आज आपको बेरोजगारी भयंकर है ग्रामीण क्षेत्र में। 45 करोड़ लोग जॉब से निराश होकर वापस चले गए हैं। तो करना क्या था? मनरेगा में आपको एक अच्छी स्कीम है जो कांग्रेस लाई थी किसी जमाने में, एक अच्छी स्कीम थी, तो उसमें एलोकेशन आपको बढ़ाना था ताकि इस समय जो औसत 50 दिन मिलता है वो भी काफी कम लोगों को, सारे लोग तो मिलता भी नहीं है, उसको आप कम से कम 100 दिन करते। पहला ये करना था, और दूसरा ये करना था कि इंश्योर करें कि सबको मिल जाए ताकि
उसके जेब में पैसे आए। आप ताज्जुब करेंगे कि इस पे एलोकेशन घटा दिया गया है। कोई मतलब हृदय अगर किसी नेता के होता, अगर देश के प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर में थोड़ी भी हृदय रहता, तो मनरेगा के बजट को वो कम करने की जगह 1.5, और हकीकत ये है कि अभी 2 दिन पहले एक्सपर्ट्स ने बताया कि मिनिमम 1,80,000 करोड़ चाहिए मनरेगा के बजट के लिए। लेकिन आप ताज्जुब करेंगे कि इसको घटा दिया गया है, और 30% से ज्यादा घटाया गया है, करीब 35%। 60,000 सिर्फ रखा गया है, मतलब मनरेगा अब लगभग खत्म ही हो रहा है। तो पहला तो यह है। दूसरा, किसान इस समय देश का 2/3 से ज्यादा किसान है। आप ताज्जुब करेंगे कि एक शब्द नहीं है कि किसानों के लिए एक्चुअल टर्म में हमने क्या किया है। एक उदाहरण लीजिए आप, बहुत शोर है कि मोदी जी ने साहब इंटरनेशनल फोरा पे जाके कहा कि साहब बाजरा इंट्रोड्यूस किया जाए और बाजरा खाना चाहिए, और यूएनओ ने मान लिया और 2023 को बाजरा साल घोषित किया है। आप इधर सुन रहोगे, कल पार्लियामेंट में मोदी जी ने सबको बाजरे की रोटी खिलाई। आप देखिए किस तरह की प्लानिंग है कि बाजरे पे अनाउंस क्या कर रही है फाइनेंस मिनिस्टर, कि वो जो हैदराबाद में मेरा इंस्टीट्यूट है ना बाजरे का, उसको अपग्रेड कर रहे हैं। अरे ये बजट का इशू है। एक छोटा सा इंस्टीट्यूट बाजरे का, मतलब बाजरे को किसानों को बोने के लिए, उद्यत करने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए आप एक लाइन दे रही है कि वो जो इंस्टीट्यूट है उसको हम अपग्रेड कर रहे हैं। यही सिर्फ पूरे बाजरे करना क्या था, आज उनको ये कहना था कि बाजरे को हम एमएसपी देके और सुनिश्चित करते हैं, ये गारंटी लेते हैं कि बाजरे का पूरा प्रोडक्शन हम गवर्नमेंट में देंगे। आज अगर ये घोषणा करते तो किसान उसके लिए वो होता, तत्पर होता और बाजरे का उत्पादन करता, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होता। लेकिन बाजरे के लिए इतना हल्ला हो रहा है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ताज्जुब करेंगे कि एक लाइन बाजरे के लिए किसान कैसे आगे आए, क्योंकि आप जानते हैं कि पर हेक्टेयर बाजरे का उत्पादन हमारे यहाँ 11 से 13 क्विंटल होता है, जबकि गेहूं का 35 से 40 क्विंटल है औसत देश में। तो वो कभी भी बाजरा नहीं करेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि इतना कम प्रोडक्शन है, जब तक 3 गुना रेट नहीं मिलेगा बाजरे का और एश्योर्ड रेट, कभी भी किसान नहीं करेगा। तो ये इनकी प्लानिंग की स्थिति है कि बाजरा ताली बजा रहे हैं, पार्लियामेंट में खिला रहे हैं, लेकिन बाजरे के लिए पॉलिसी कोई नहीं है। उसी तरह ये पूरा जो आप सिस्टम देख रहे हैं, बहुत उम्मीद थी कि एक डायरेक्शन जो अभी कह रहे थे कैपेक्स पे, क्या होता है कि इन्होंने एक चालाकी की, फिस्कल डेफिसिट एफआरबीएम जो एक्ट है उसमें हमने कंडीशनैलिटी लगाई है कि इससे ऊपर हमारा फिस्कल डेफिसिट नहीं होना चाहिए। फिस्कल डेफिसिट के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है कैपिटल डेफिसिट, मतलब फिस्कल डेफिसिट, और दूसरा रेवेन्यू डेफिसिट। 2018 में इन्होंने उस कानून को धीरे से बदल दिया। रेवेन्यू डेफिसिट बहुत ही खतरनाक होता है। इसका मतलब यह होता है कि आप अपने रोज के खर्चे के लिए जो रेवेन्यू कलेक्शन रोज का है उससे ऊपर जा रहे हैं, आपका खर्चा बढ़ रहा है, रेवेन्यू आपका कम है, तो रेवेन्यू डेफिसिट इसका होता है। रेवेन्यू डेफिसिट नहीं होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक है। फिस्कल, अगर आप फिस्कल डेफिसिट है और कैपेक्स में करते हैं, कैपिटल गुड्स में, तो बड़ी अच्छी चीज मानी जाती है। लेकिन आपने क्या किया कि 18 में उसको धीरे से हटा दिया कि रेवेन्यू डेफिसिट साहब इसी में माना जाएगा, और ये कह के आप जो कैपेक्स कह रहे हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, वो एक्चुअली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, आप अपने खर्चे के लिए। और किया क्या आपने, जो किसानों की बहबूदी के लिए आपने उसको भिखमंगा बना दिया। गरीब और किसान भारत में लगभग एक ही होता है, लिहाजा आपने कुछ नहीं किया, 5 किलो के लिए वो कटोरा लेके खड़ा रहता है। इस पूरे बजट में अगर आप देखें तो एक भी ऐसा कोई मकाम नहीं है जिसमें यह लग रहा हो कि किसान की उत्पादकता बढ़ाने के लिए, उसकी आमदनी बढ़ाने के लिए, दुगनी करना तो छोड़ दीजिए। आज आप सोचिए कि 2022 खत्म हो गया, 23 का बजट है, और एक शब्द भी नहीं है कि साहब किसानों की दूनी तो छोड़िए, जो पुरानी आमदनी थी वही रुपाई क्या, 10,218 रुपए सरकार का ही आंकड़ा है जो बताता है कि आमदनी 10,218 रुपए है, जो कि एक्चुअल टर्म्स में
जो 2016 से भी कम हो गई है। लेकिन आपने एक बात नहीं कही कि किसानों की वो आमदनी कैसे बढ़ेगी। इसी तरह आपने 2022 में कहा था सबको मकान दे देंगे। यहाँ पे सड़क पे लोग मर रहे हैं, मजदूर मरते हैं जब रात को शराब पी के कोई ट्रक उनके ऊपर चढ़ा देता है। आपने कोई घर नहीं दिया। आज फिर अनाउंस किया है कि साहब वो हमारा पीएम आवास वाली स्कीम है ना, उसमें इतना पैसा दिया है। अरे तुमने तो 22 तक कहा था सबको दे देंगे, वो स्कीम तो खत्म हो जानी चाहिए। तो हमने बजट के साथ मजाक किया है। अब चलते चलते एक चीज और बता दे, ये किया क्यों? हम लोग इंतजार कर रहे थे कि ये पूर्ण बजट आखिरी है मोदी 2 का, मोदी सरकार के दूसरे काल का ये पूर्ण बजट आखिरी है। बजट आएगा लेकिन वो पूर्ण बजट नहीं होगा 2024 में। अब क्यों इन्होंने लोक लुभावन इसको नहीं बनाया? इसके पीछे एक राज है। मैं चाहता हूं कि आपके व्यूअर्स इस राज को पूरी तरह समझ जाएं। राज ये है कि इन्होंने ये मान लिया है कि साहब अभी तो साल भर बाकी है, 1.5 साल बाकी है, लिहाजा हम ऐसा करते हैं। बजट कोई बहुत ही सैक्रोसेंट फंक्शन नहीं है। ऐसा नहीं है कि बजट की विश्वसनीयता रखनी है क्योंकि आपने इकोनॉमिक सर्वे का नहीं रखा तो बजट का, और बजट पिछले कुछ सालों से ऐसा ही मजाक बन रहा है। तो अब आप क्या करेंगे कि बजट से इतर जैसे ही चुनाव आएगा उसके 3-4 महीने पहले किसानों को एक बढ़िया पैकेज देंगे। उसमें सम्मान निधि को 6,000 से बढ़ा के 9,000 कर देंगे। उसमें कुछ और चीजें ऐसी देंगे जिससे कि युवाओं को भत्ता दे दिया। इस तरह के आप तमाशे करेंगे और उससे चाहेंगे कि वोट हासिल हो। तो मुझे लगता है कि हम लोग गलत एनालिसिस कर रहे हैं। एक ही एनालिसिस है इस बजट की, ये निर्दयी बजट है और इसमें चालाकी और मक्कारी से इन्होंने ये किया है कि कुछ ना दो, अभी वेट करो चुनाव का, जैसे ही तवा गर्म हो उस समय हथौड़ा मारो और तब वो आपको वोट दिलवा देगा। मेरे ख्याल से मैं जहां तक समझ पाया हूं इसको करके वो ये जो आपकी आखिरी लाइन थी ये बिल्कुल अपील करने वाली थी कि जब चुनाव आ जाए तो फिर बस एक अनुदान दे दो और उसके बाद में अभी देने की जरूरत क्या है। एनके सिंह जी, आपने तमाम, आप तो संतोष जी को तब से देख रहे हैं और इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो, हम लोग तो छोटे थे तब से पढ़ते हैं आपको, उनको सब हथियार डाल रहे हैं, केवल आप ही समझा सकते हैं। सबकी बातें सुन के आपको क्या लग रहा है? नहीं, मतलब कि इस समय हम लोग होड़ लगा सकते हैं कि कौन ज्यादा मूर्ख है। ये कमाल हम लोग की मूर्खता का नहीं है, ये मोदी जी के स्किल का है कि उन्होंने कुछ ऐसा 2 घंटे में दे दिया कि सब लोग सर खुजला रहे कि यार ये है क्या। तो खैर ये एक अलग पक्ष है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि निष्ठुर बजट में क्यों कह रहा हूं कि हृदयहीन बजट है। इसमें मानवीय कहीं हृदय इस बजट में दिखाई ही नहीं दे रहा कि थोड़ी सी तो संवेदना होती। आप गौर कीजिए, ये मॉडल जो इकोनॉमी का 1990 से चला आ रहा है, इसमें इनबिल्ट है कि रिच पुअर डिवाइड बढ़ेगा। इकोनॉमिक्स में एक जीनी कोएफिशिएंट होता है, उस पैमाने पे देखा जाता है। तो रिच पुअर डिवाइड भारत में इतना बढ़ा कि कोरोना काल में जब कोई फैक्ट्री नहीं चल रही थी, कोई फैक्ट्री धुआं नहीं उगल रही थी, तब अंबानी की आमदनी हर घंटे 90 करोड़ रुपए बढ़ रही थी। 12 करोड़ लोग सड़क पे एड़ी रगड़ते हुए, मरते हुए अपने गांव में गए और बेरोजगार हो गए। उस हालत से आज आप यहाँ हैं, तो पहला काम आपको क्या करना था? इस मॉडल में जो रिच पुअर डिवाइड बढ़ा है, इसमें कम से कम जो टॉप 0.01% ही है, उनसे एक सुपर टैक्स लेके, सुपर रिच टैक्स जिसे कहते हैं, उनसे लेके आप इनको डायरेक्ट डिलीवरी मोड में दे दें, जो ब्राजील ने किया था एक जमाने में बोल्सा फैमिलिया नाम की स्कीम से। कुछ तो ऐसा करते कि ऊपर का वर्ग जो खा के मोटा होता जा रहा है, कोई अडानी कुछ घपला ही कर देता है, तो ऐसे में कम से कम इतना करते कि उनसे लेके, और ये भी बात सही है कि अगर आप उनसे ले लें तो आपको कोई भी रेवेन्यू डेफिसिट की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप कैपिटल कैपेक्स जिसे कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा सकते हैं, जिससे जॉब्स मिले, जिससे कि रोजगार मिले नीचे के स्तर पे। एमएसएमई हमारे, आप जानते हैं 6 करोड़ एमएसएमई है, चाइना में 3.4 करोड़ है। लेकिन ये कैसे एमएसएमई मर रहे हैं, गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, क्योंकि उनके पास कुछ ही नहीं, रिकॉर्ड में 6 करोड़ हो गए। तो आप समझ सकते हैं कि यह मौका था कि आप सुपर रिच टैक्स लगाते, क्योंकि रेवेन्यू आपका जबरदस्त आ रहा है, टैक्स कलेक्शन हो रहा है। और दूसरा देखिए, हम लोग खुश हो रहे हैं कि इनकम टैक्स में इतना दे दिया, उतना दे दिया, उससे मांग रहे, उससे मांग रहे।
इनकम टैक्स में अगर कोई राहत दे भी दी है, एक तो बहुत छोटा सा इनकम टैक्स का वर्ग है जो टैक्स देता है, अगर दे भी दी है तो उसका कोई मतलब नहीं है। उसकी मतलब इसलिए नहीं है कि मान लीजिए कि उन्होंने दे भी दिया है, कोई राहत दे भी दी, कुछ भी नहीं दिया है, लेकिन अगर दे भी दिया है तो इधर आपका जो इन्फ्लेशन आया है, महंगाई बढ़ी है, उसमें जीएसटी और इस महंगाई की वजह से वो तो उसके 4 गुना ले लिया है उन्होंने। महंगाई एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि चोर गवर्नमेंट करती है, जो शरारती गवर्नमेंट होती है, इनकम टैक्स में आपको कुछ भी दे दे, इधर पीछे से आपके वो निकाल लेगी सारा का सारा, क्योंकि इन्फ्लेशन आ जाएगा और आपकी जेब से आराम से निकल जाए। हम अगर कोई दवाई खाते हैं तो हम धीरे से उस दवाई की कीमत 20% बढ़ जाएगी और हमें मजबूरी है कि हम खाएं, हम करा भी नहीं सकते। तो आपको वहां पे हिट करना था ना, आपको ये रिच पुअर डिवाइड जो गैप बढ़ा है इसको कम करना था, वरना किसी दिन ये विद्रोह बन के उभर सकता है। ये जो करा रही है जनता, और वो छोटी मोटी जनता नहीं है, 80-85% जनता है, और बाकी 10% मिडिल और थोड़ा सा बहबूदी ठीक ठाक है, बाकी जो ऊपर के हैं वो 2% लोग हैं। आप उनकी ख्याल के लिए आप देखिए तो टोटल जो टैक्स है, सरचार्ज आपने नीचे नीचे किया, टैक्स वो कम किया, नतीजा ये हुआ कि उनको ये लाभ तो मिल गया है, लेकिन नीचे का वर्ग जो गेहूं खाता है, जिसकी सैलरी का 70% फूड ग्रेन में जाता है, वो कॉन्स्पिकुअस कंजम्पशन नहीं करता, आडंबर लिस्ट कंजम्पशन नहीं करता, वो सिर्फ दाल रोटी खाता है। अगर उसकी महंगाई नहीं आप कम करेंगे तो आपका इनकम टैक्स का कोई मतलब है कि आपने 5 रुपए छोड़ दिए, 12 रुपए घटा दिए, इसका कोई मतलब नहीं है। मुझे लगता है कि बजट एक मदारी का तमाशा है जो कि डमरू बजा के उसने सबको मोहित कर लिया है और कहा है बच्चों से कि उठना नहीं वरना इसका पेट फट जाएगा, और वो बच्चे डर के बैठे हुए हैं और कह रहे कि नहीं 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 उठना। तो ये मदारी का एक ये पूरा बजट